दिल्ली का कंपटीशन इस रूम में बैठा हुआ। करने वाले से सिखाने वाले का ज्यादा रोल होता है। कितनी देर पढ़ाई करते थे लगभग? सिलेबस बहुत वाइड होता है इसका, तो फिर मैंने कहा कि इसके एक कोचिंग लेना बेटर रहेगा। जैसे आपको पता है ऐसे क्या क्या पढ़ाना और क्या आना है। तुमको कभी ऐसा लगा कि मैं अब डिमोटिवेट हो रहा हूँ? इसने मिशन इंजीनियरिंग को चूज किया और आज ये फर्स्ट रैंक लेके आईपीयू में हमें प्राउड फील कराने के लिए यहाँ बैठने को उसने हमें मौका दिया। रैंक 1 के बारे में सबसे पहले तुमको किसने बताया था? आदित्य, तुमको ना मैंने टेस्ट सीरीज के टाइम में बहुत प्रेशर में देखा। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे करना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। इंजीनियरिंग फील्ड को चूज करने का दिमाग में कब आया? तो उस टाइम पे सर फोन आया, मैंने कहा ये तो झूठ बोल रहे मेरे को सर उस टाइम पे तो बिलीव नहीं हुआ था सर। इसमें मेहनत की है बढ़िया से हमने और बढ़िया रैंक आ गई सर। कि अगर आपको मेंटर अच्छे मिल जाए, टीचर अच्छे मिल जाए, तो वो आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, ये बच्चे सोच भी नहीं सकते। हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं चैंपियन ऑफ चैंपियंस। मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिल्ली में लेटर एंट्री के लिए एक से एक चैंपियंस थे और उन सभी का चैंपियन रैंक 1 आदित्य कपूर से और उनके पेरेंट्स से, जिनसे मिलने का सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी बेसब्री से इंतजार था। हेलो सर, कैसे हैं? आदित्य कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ सर। सबसे पहले तो हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। हम लोग आज के बारे में और आदित्य के करियर के बारे में डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ इज मिस्टर संदीप कपूर। मैं आदित्य के पापा बोल रहा हूँ और हमारा कैटरिंग का बिजनेस है रजौरी गार्डन सुभाष नगर में। वी आर लिविंग इन सुभाष नगर। तो आदित्य का जब ये रैंक पता चला, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ और अच्छा लगा मेरे को कि भाई आदित्य ने फर्स्ट रैंक गॉट करा है। तो यह कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छी मतलब डेडिकेशन दी जो हमारा बच्चा इस रैंक फर्स्ट को पार कर चुका है। प्लीज मैम। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्राउड। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं आदित्य की मम्मा हूँ। माई सेल्फ अर्चना कपूर। और मेरा ये ड्रीम था कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाए और ये ड्रीम कम्स ट्रू लग रहा है मुझे। जैसे कि ये पहली सीढ़ी है उसकी, आगे आगे वो मेरी ब्लेसिंग्स है, उसके पेरेंट्स की और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की, सबकी ये ब्लेसिंग्स उसके साथ साथ रहेगी। उसकी मेहनत तो है ही है, आप सबकी भी बहुत मेहनत है जो आपने उसको इतना इमोशनली और वैसे भी देखे तो वो मतलब आपने इतना उसको हेल्प करी उसके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो ये ऑलवेज इसके लिए ब्लेसिंग्स है कि ये बहुत आगे तक जाए और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का भी है, इसका तो है ही है। तो बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इसने मिशन इंजीनियरिंग को चूज़ किया और आज ये फर्स्ट रैंक लेके आईपीयू में हमें प्राउड फील कराने के लिए यहाँ बैठने को उसने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य। हाँ जी सर। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन अब मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली नहीं पूरा इंडिया आदित्य को जाने, आदित्य के बारे में जाने। आदित्य अपने बारे में बताओ। बिल्कुल सर, मेरा नाम आदित्य है। मैं अभी पूसा कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने मिशन इंजीनियरिंग के बारे में अपने कॉलेज में ही सुना था, पैम्फलेट के थ्रू और यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी थी जैसे। और फिर मैंने आपसे बात करी कैसे करना है। फिर मैं बैच 2 में ज्वाइन किया था। 18 जनवरी को फर्स्ट डे था सर मेरा। फिर 18 जनवरी से 3 मई की जर्नी बहुत बढ़िया थी सर इसमें मेहनत की है बढ़िया से हमने और बढ़िया रैंक आ गई सर। नाइस। तो आदित्य, इंजीनियरिंग फील्ड को चूज करने का दिमाग में कब आया था? सर स्टार्टिंग से ही मेरे को मतलब था कि थोड़ा बनना है, तो इंजीनियरिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि कोई भी टॉय भी होता था मेरे को मैं खोलने पे आता था पहले उसे कि इसके देखे अंदर क्या चीज़ें लगी हैं इसके अंदर, बाद में खेलेंगे इससे। तो कोई भी जैसे रिमोट कंट्रोल कार भी होती है तो मेरा सबसे पहले यही होता था कि पहले उसको मैं खोलूँ फिर उसको फिर से लगाऊँ, एक बार जोड़ के फिर उसको चलाऊँ। फिर उसमें मतलब समझता था मैं स्टार्टिंग से ही कि क्या कैसे काम होता है। तो सर इंजीनियरिंग का तो स्टार्टिंग से ही था। फिर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मेरे को मेरे मामा ने बताया था सर, उन्होंने बताया ये फील्ड अच्छी है। फिर मैंने भी उसके बारे में रिसर्च किया थोड़ा। इंजीनियरिंग फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट था। 10th के बाद डिप्लोमा साइड चूज करने का रीजन?
एकदम से कोइंसिडेंस था, किसी ने बता दिया, फॉर्म फिल कर दिया, चले गए, या फिर कुछ साल से चल रहा था कि हाँ मुझे डिप्लोमा में जाना है? ये पता तो मुझे एकदम लास्ट में चल रहा था, जब बोर्ड का रिज़ल्ट आया था कि हाँ मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ एक जैसे। तो फिर स्टार्टिंग में तो मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि क्या चूज़ करना चाहिए हमें। तो फिर मैंने भी यही देखा कि 10+4 कर सकता हूँ मैं, 10+2+4, या फिर सीधा 10+3+3 कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर मेजॉरिटी बच्चा वैसे ही कर रहा है, JEE दे के कर रहा है, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं, करना ही है तो फिर मैंने सोचा कि ये 10+3+3 करना है। और उसमें मेरे सीधा 2 साल जो मैं 11th-12th को देता, वो सीधा अपनी फील्ड को दे सकता था मैं। तो मुझे एक ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा। मैंने कहा कोई अगर आपको हायर भी करेगा तो वो एक्सपीरियंस पे देखेगा कि आप इस फील्ड में आपने बढ़िया पढ़ा है अच्छे से। मेरे को इन डेप्थ नॉलेज है जैसे अभी सिविल की, जो मेरे को अगर मैं सीधा अभी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता तो नहीं मिलती इतनी। तो तुम 10th में जब थे तो तुम इतना सोच पा रहे थे? 12th करके मतलब मुझे कम नॉलेज मिलेगी और डिप्लोमा करके प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को ज़्यादा मिलेगी, तो तुम उस टाइम सोच पा रहे थे या किसी का पीछे बैक हैंड था जो तुमको गाइड कर रहा था? सर बैक हैंड तो मैं बोलूँगा मामा का काफ़ी था, उन्होंने काफ़ी मेरे को सपोर्ट भी किया, उन्होंने बताया मेरे को कि मेरा बहुत इसमें था कि मेरा जो ड्रीम था, मैं ये चाहती थी कि जैसे मैंने अपने ब्रदर को भी देखा था, वो बहुत मतलब जैसे स्टार्टिंग में इतना नहीं था इंटरेस्ट उसका पढ़ने में, जब वो सिविल में आया तो उसने तो बस आज वो प्रोफेसर है, मतलब अपने कॉलेज में सबको वो पढ़ाता है। देखो जो बच्चा खुद एक तरफ से डर रहा था कि मुझे नहीं पढ़ना, और उसने जब एकदम से इतना टॉप करा तो मुझे उसको देख के थोड़ा इंस्पायरेशन मिली। मैंने बोला कि आदित्य भी अगर ये कर सकता है तो क्यों नहीं इसको एक ट्राई दिलवाते हैं, एग्ज़ाम दिलवाते हैं। जब इसने एग्ज़ाम दिया तो इसने उसमें भी बहुत अच्छा रैंक लिया, तो तब मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था ही इज़ कैपेबल। ओके। या तो सर जब आपको पता चला कि आदित्य डिप्लोमा की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम में आपको नहीं लगा कि नहीं 11th-12th कर लेना चाहिए, या आप अग्रीड थे कि हाँ ठीक है डिप्लोमा का डिसीजन हुआ तो डिप्लोमा कर लो? एक्चुअली में क्या होता है कि जो बच्चे का माइंड सेट होगा तो हम उसी पे डिपेंड करते हैं। नाइस। कि इसका माइंड था सिविल इंजीनियरिंग में जाने का, तो 10th के बाद ही हमने इससे पूछा, तो इसने कहा जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग करनी है। तो हमने कहा ठीक है, जो आपने करना है, जहाँ आपका माइंड सेट बैठ रहा है आप वही करो। आदित्य डिप्लोमा चल रहा था, तो बीटेक का प्लान कब बना तुम्हारा? सर बीटेक के बारे में तो मैंने जब डिप्लोमा जैसे चूज़ कर रहा था ये बोर्ड के बाद, तभी मैंने रिसर्च करी थी जैसे इसके बारे में, कि कहीं ये ना हो कि मैं आगे जाके कुछ कर ना पाऊँ, इसके बाद एक डेड एंड बन जाए। तो मेरे को उस टाइम पे ही पता था लेटरल एंट्री के बारे में, तो मैंने उस टाइम पे रिसर्च कर ली थी सर इसके बारे में कि ये एक पेपर होता है ऐसा। फिर मैंने जैसे मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ, मैंने अपने प्रोफेसर से भी पूछा सारे, उन्होंने बताया कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आपको अगर फाइनेंशियल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो फिर आपको ज़रूर जाना चाहिए इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इसमें उल्टा, जो डिप्लोमा लेवल पे इतनी नहीं मिलती सर। राइट। नॉर्मली जितने भी डिप्लोमा के बच्चे होते हैं, मेनली सिविल वाले, वो अक्सर जेई की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मेनली SSC जेई। तुमने कभी नहीं सोचा? सर सोचा तो मैंने भी था ऐसे इसके बारे में, क्योंकि यही मैक्स टू मैक्स यही सोचता बचता कि या तो जॉब मिल जाए उस टाइम पे बढ़िया कंपनी में, या फिर कोई SSC जेई दे दे। तो फिर लेकिन मैंने उस टाइम पे भी यही सोचा था कि SSC जेई दूंगा तो मैं उससे ऊपर नहीं बढ़ पाऊंगा ज़्यादा, मतलब मैक्स टू मैक्स मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक बन सकता हूँ, या फिर और 1-2 लेवल ऊपर चल जाऊँगा। लेकिन उस टाइम तक पहुँचने में भी मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता, तो इतने ज़्यादा टाइम मेरे वेस्ट हो जाता। और अगर आप देखो तो जो जूनियर इंजीनियर होता है उससे असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक उससे 10 साल लग जाते हैं, और उससे बढ़िया था कि मैं 3 साल की बीटेक करके और 1-2 साल मतलब अगर पेपर देने में भी लगा दूं और सीधा अगर पेपर क्लियर करके जाऊं तो मैं सीधा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे लग सकता हूं। तुम डायरेक्टली भी कर दोगे? थैंक यू। बिल्कुल सर। तो वही मैंने सोचा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के और ऊपर जाने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर भी बढ़िया ऑप्शन था सर, लेकिन फिर मैंने कहा एक बाउंड्री बन जाएगी मेरे पे, तो नहीं करता अभी मैं। लीड के एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तुमने कब सोचा? कभी ऐसा लगा कि मैं खुद से ही, ऑब्वियस लगा भी होगा जब तुमको स्टार्टिंग से पता था कि लीड का एग्जाम होता है, स्टार्टिंग में दिमाग में आया होगा कि मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ या फिर अपने आप से कर लूँगा? तो प्रिपरेशन करने के लिए कब दिमाग में आया? सर प्रिपरेशन का तो मेरा चल ही रहा था, मतलब मैंने बुक्स भी ले रखी थी इसकी,
रीजनिंग की, क्वांट की मेरे पास थी बुक्स, तो मैं साथ साथ कर ही रहा था। बट फिर मेरे को एक लास्ट में हुआ कि नहीं यार, बहुत सारा, जैसे सिलेबस बहुत वाइड होता है इसका, तो फिर मैंने कहा कि इसके एक कोचिंग लेना बेटर रहेगा। जैसे आपको पता है ऐसे क्या क्या पढ़ाना और क्या आना है, तो वो ही मेरे को एक सही ऑप्शन लगा उस टाइम पे कि मैं अपना टाइम भी डिवोट कर लूँगा यहाँ पे, और साथ साथ जैसे कॉलेज भी चल रहा था तो वो साथ में मैनेज करना पड़ता था। बस एक गाइडलाइन और एक हेल्प उससे आपसे मिल जाएगी, इसलिए इसने मिशन इंजीनियरिंग के लिए मेरे से एक बार डिस्कस करा कि मम्मी क्या मैं ये ऑप्ट करूं और ज्वाइन कर लूं। तो मैंने इसको बोला अगर तू ये चाहता है कि अगर अच्छी पोजीशन लानी है तो तेरे को करना चाहिए। इसको मैंने ही सजेस्ट करा था कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तेरे को, तो क्यों नहीं करना, करो। अब मैंने आपसे बात भी करी और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एडमिशन दिलवा दिया। जनवरी में इसने बेशक लेट लिया बट इसने कवर कर लिया 3 मंथ्स में, काफ़ी अच्छी मेहनत करके आपकी हेल्पिंग हैंड से और गाइडलाइन से ये काफ़ी इसने अपना कवर कर लिया। तो मुझे तो ये लगता है कि हर बच्चे को जरूर एडमिशन लेना चाहिए मिशन इंजीनियरिंग। नहीं मैम, ये बात खैर मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि गाइड का होना, लेकिन एक अच्छे गाइड का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब जो चीज़ अपने आप से 1 साल में कवर किया जा सकता है या एक लंबे टाइम में कवर किया जा सकता है, उसी चीज़ को अगर मुझे शॉर्टकट, अगर मुझे पता है। मैं अभी एक बच्चा कल परसों मेरे पास आया था और अपने फादर के साथ आया था एडमिशन के लिए, 26 बैच के एडमिशन के लिए। तो बहुत टेंशन में था कि सर मुझसे हो जाएगा नहीं होगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। पूरा इलेक्ट्रिकल का बच्चा है वो। तो मैंने कहा बेटा अगर मैं तुम्हें ये बोल दूँ कि यहाँ से तुमको मुंबई जाना है अपने आप से, कब तक पहुँच जाओगे क्या? वो टेंशन में हो गया, ऐसे कैसे पहुँच जाऊँगा। मैं कहा कि अगर मैं जाऊँ रेलवे स्टेशन पे और तुमको मुंबई की ट्रेन में बैठा दूँ और तुमको कहूँ कि अब तुमको मुंबई पहुँचना है, तो इजीली पहुँच जाओ, तब तुम इजीली पहुँच जाओ। सेम वही काम एक गाइड करता है कि तुमको बताता रहेगा तुमको अब ये करना है, तुमको अब ये करना है। उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा उसको कि हाँ जो ये बता रहे होंगे वो सही बता रहे होंगे। तो नो डाउट अच्छे गाइड का तो फर्क पड़ता है। हम लोगों को भी अपने टाइम में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। आदित्य, जब तुम लीड के बैच के लिए आए तो मैं मिले थे अभिषेक सर? मैं मतलब जब फर्स्ट डे जो ट्रायल का था उस दिन ही आया था, तो आप मिले थे शायद। मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई थी, ऐसे कोई फेस टू फेस तो नहीं हुई थी बात। फिर वो जब फर्स्ट दिन आया था तो वही आया था, मैं आपसे ही मिला था शायद मैं। फिर वही बैच स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट क्लास करने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायल हो गई, अब ज्वाइन करना चाहिए नहीं ज्वाइन करना चाहिए, आपसे जाके क्या डिस्कस? नहीं, इसने ये बात तो मुझे बोला था कि मम्मी मैं बहुत अच्छी जगह चला गया हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मुझे बहुत हेल्प करेगा आगे फ्यूचर के लिए और मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए। तो मैंने इसको ये भी बात बोली, मैंने कहा एक दिन और ट्रायल ले ले, बाद में कंफ्यूज मत होना कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया या मैंने जाना नहीं था या जो भी। बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं मुझे करना है, मुझे यहाँ एडमिशन लेना है और मुझे कुछ करके दिखाना है। इसकी बातों में ना एक चीज़ मुझे बहुत लंबे टाइम से झलकी कि ये कभी भी कंफ्यूज नहीं था। कंफ्यूज ये कम था। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये बात तो डेफिनेटली ये ऑलवेज इन हम घर में भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो हम इसको जैसे कुछ बात पूछेंगे ना तो ये इमीडिएट डिसीजन लेता है, ये कंफ्यूज नहीं होता उस चीज के लिए। जैसे मैं हूं ना, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ, यस या नो, यस या नो। ये मुझे भी सिखाता है कि मम्मी ऐसे नहीं, जब आपने सोच लिया ये करना है तो वो करना है, फिर वो उसके लिए पीछे मत सोचो। और जबकि मैं चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि मुझे ये करना था, मैंने क्या लिया, हो सकता है ये नहीं करती तो ज़्यादा बेटर होता। बट ये मुझे ये चीज़ों में तो ये भी मुझे सिखाता है कि मम्मी इतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसकी रैंक 1 का सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको आज बता रहा हूँ। मैंने अभिषेक सर से डिस्कस नहीं किया कि इसके पास जो भी कुछ था ना उसको बहुत अच्छे से करने के लिए सोचा। इसकी ग्रेस्पिंग पावर तो बहुत अच्छी थी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक बात और बताता हूँ इसकी क्लास की, टाइम कम था नो डाउट। जनवरी में आने के बाद मई तक के लिए टाइम कम होता है, लगभग 3.5 महीने, पूरा 3.5 महीने। 18 तारीख से अगर मैं 3 मई तक लगाऊँ तो, और वीक में 2 डेज ओनली। हाँ, वीक में 2 डेज ओनली। तो इसकी खास बात ये थी कि मैं यहाँ पढ़ा रहा होता था और इसके पास 2 चीज़ें ओपन होती थी। एक तो जो कर रहा है क्लास में कर रहा है, और साथ साथ में उसी से रिलेटेड दूसरी तरफ ओपन होता है, उसका भी करता रहता है। तो ये मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए ये जरूर बोलना चाहूँगा कि अपने आप को मतलब पूरी तरह से फोकस्ड रखो
अच्छे से समझते चलो, और ऐसा नहीं मतलब कई बार क्लास में क्या होता है, जल्द क्वेश्चन हो गया ना बगल वाले से बात कर लेंगे, नहीं ये बात नहीं करना। मैं जो प्रैक्टिस घर जाके करनी है ना वो मैं प्रैक्टिस यहीं पर कर लेता हूँ। ये तो इसकी मैंने नेचर ये भी देखी है। आप देखो बच्चे इस उम्र में कहते हैं हम पार्टीज ज्वाइन करें, हम इधर जाएं, हम उधर जाएं, बट इवन हमारा थोड़ा सा है सर्कल की, हमें थोड़ा लेट नाइट पार्टीज भी होती हैं, ये सब कुछ होता है, पर ये उस चीज को छोड़ के कि आपने जाना है चले जाओ, मैं यहाँ घर में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं कितनी देर पढ़ाई करता था? मैं ऐसे बोलूँ ये ऑलवेज एक इसका स्टडी रूम है, ज्यादातर ये उसी में मिलेगा आपको। सिर्फ खाने के लिए मैं इसको बुलाती हूँ अंदर आ जाओ, सिर्फ खाने के लिए आता था, या फिर ये थोड़ी देर शाम को जब इसकी जो सिस्टर आ जाती है उसके साथ थोड़ी देर इसको चिट चैट के लिए चाहिए 1-2 घंटे। अदरवाइज ये कोशिश यही करता है कि मैं अपना स्टडी में ज्यादा टाइम डिवोट करूँ। आदित्य मैं अब तो ये बोल भी नहीं सकता कि अंदर बैठ के पढ़ता था या फिर क्या करता था। वो तो देखो गॉड नोज ये क्या करता था। नहीं गॉड नोज, अब रिजल्ट नो ओके रिजल्ट सोच। या आदित्य तुम बताओ, हाँ जी सर। मतलब 18 तारीख से ज्वाइन किया, 3 मई को एग्जाम दिया, कितनी देर पढ़ाई करते थे लगभग? सर जैसे मम्मी ने बोला, मतलब मैं कोशिश तो करता था कि मतलब जो आज का एक दिन का टारगेट होता है उसको अचीव कर लूँ, लेकिन मेरे को हमेशा यही होता था कि मैं एक सही टारगेट कभी बनाता नहीं था अपना। मैं हमेशा कुछ ज़्यादा ही डालता था उसमें, मतलब अगर मैं 5 कर सकता हूँ तो मैं कुछ 10 डालता था उसमें कि शायद हो जाए, बढ़िया लगेगा हो जाए तो। लेकिन मैं कोशिश करता था कि वो 5 तो कर ही लूँ और एक छठी चीज़ या 7वीं चीज़ और कर लूँ। तो मैं इतना ऐसे एम करके रखता था कि मेरे को कि इतना अचीव हो जाए, और कभी नहीं होता था तो मैं ओवर टाइम कर लेता था सर, मतलब देर रात तक पढ़ लेता था कभी। लेकिन ये अलग बात है कि पूरा दिन जैसे कमरे में होता था, लेकिन पूरा दिन तो नहीं पढ़ता था, लेकिन कुछ ठीक गेम में भी टाइम डिवोट करता था। बहुत जरूरी वो भी जरूरी है, बहुत जरूरी एक है। माइंड रिलैक्स के लिए आपको चाहिए कुछ। बिल्कुल। देखो ये इसकी शुरू से नेचर में ये बताऊं, जैसे बॉयज होते हैं कि सड़क पे चले गए, बॉयज के अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम करना, इसका ऐसे नेचर कभी भी नहीं रहा। ये ऑलवेज अपनी सिस्टर्स के साथ एंजॉय करता था, घर पे पेरेंट्स के साथ, या कहीं ज्यादा बहुत अगर इसको रेयर लगा तो एक आध जो कॉलेज के फ्रेंड है उनके साथ कहीं आउटिंग के लिए अगर चला गया, वो भी बहुत मंथ में 1 टाइम या 2 मंथ में 1 टाइम। अदरवाइज इसको ऐसे नहीं है कि जैसे बॉयज को होता है कि शाम को उन्होंने बाहर निकलना है और यहाँ घूमना है, स्कूटी चलानी है, उधर जाना है, इधर जाना है, इसको कुछ शौक नहीं है। और जबकि कई बार मैं इसको मजाक करती हूँ कि तू लड़कों जैसे क्यों नहीं बिहेव करता जैसे और लड़के हैं। इधर कह रहे मम्मा जब बिगड़ जाऊंगा फिर आपने डांटना है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है, चलो आप घर में को एटलीस्ट बच्चों के साथ हंस तो रहे हो ना, खेल तो रहे हो, बात तो कर रहे हो। तो इसको मैंने देखा है कि इसको ज़्यादा वो नहीं है, इसको स्टडीज़ के साथ साथ अपने घर में, और हेल्पिंग हैंड टचवुड इतना है ये कि मतलब आप बोलो किचन में भी ये मेरी हेल्प करने में आ जाता है। बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि ये मेरा बेटा है। थैंक यू सो मच। आदित्य तुमको ना मैंने टेस्ट सीरीज के टाइम में बहुत प्रेशर में देखा, तो वो तुम्हारे पास प्रेशर था या फिर तुम उस टाइम में अपने आप को सोशल कट ऑफ रखना चाहते थे? सर प्रेशर तो एक था ही मेरे पास कि जैसे मैं लेट आया था और बाकी बच्चे जैसे 6 महीने ज़्यादा पढ़ चुके थे मेरे साथ, उनकी पूरी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जैसे, तो मेरा एक ये वीक पॉइंट बन गया था कि मेरी ना तो मैथ्स अच्छे से थी उस टाइम पे, ना ही जो कंप्यूटर और साइंस का सेक्शन होता है। तो मेरे पास उस टाइम पे वो काफ़ी प्रेशर था कि सीधा सीधा 200 नंबर मेरे पीछे हैं इनसे, तो मेरे को उसको कैसे भी करना था सर। तो फिर मैंने मतलब यही सोचा कि मैथ्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही कर लेता हूँ सिर्फ, और जो इजी कर सकता हूँ मैं, जो मैं आसानी से जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। आदित्य इस टाइम तुमको बहुत लोग फॉलो करेंगे, राइट? तुमने 3 महीने पढ़ाई भी की और रैंक 1 भी अचीव की, तो तुमको क्या लगता है कि बच्चों को लास्ट का 3 महीना पढ़ाई करना चाहिए, मतलब सेकंड बैच ज्वाइन करना चाहिए, या फिर उनको अभी से एनरोल कर लेना चाहिए? सर ये तो जैसे मतलब बच्चे पे डिपेंड होता है, बट मेरी भी एडवाइस लो तो मतलब जो एकदम जैसे अगस्त में जो बैच स्टार्ट होता है जैसे, या फिर जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है वो सबसे बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का सर। पूरा 1 साल मिल जाता है आपको, क्योंकि तो पूरे 3 महीने के अंदर तुमको कभी ऐसा लगा कि मैं अब डीमोटिवेट हो रहा हूँ? जैसे मम्मी ने बताया कि 1-2 बार और सोच लो कि कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना, 3 महीने में कभी ऐसा लगा कि मेरे को पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए था या फिर 1 साल ड्रॉप करके ज्वाइन करना चाहिए था, ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया? सर ऐसा तो नहीं था मेरे को कि ड्रॉप वाला तो कभी आइडिया ही नहीं था,
और सर वही बात रही कि जो सिलेबस मेरा इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होता, तो मेरे को इतना प्रेशर भी नहीं था सर, कि क्योंकि मेरे को चाहिए सिविल थी सर, जो आराम से 100 रैंक पे भी मिल जाती, एक ही कॉलेज है सर। तो मेरे को इतना रैंक का भी प्रेशर नहीं था, तो मैं बहुत कूल माइंड से पढ़ता था सर, जो मतलब ऐसा पढ़ता था कि जितना हो सके मेरे से उतना ही करूँगा, ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगा अपने ऊपर। और फिर सर बढ़िया हो गया जो भी हुआ। कूल तो नहीं रहते थे तुम। तो मैम 3.5 महीने में कभी इसने ऐसा बोला कि मम्मा मैंने गलत कोचिंग ज्वाइन कर? नहीं, ये चीज इसने मुझे कभी नहीं बोली। उल्टा एक बार इसको, मेरे को याद है, इसको मैंने ये कॉलेज से ना आपके यहाँ से जैसे पढ़ के आया, तो ये बहुत थका हुआ सा फील कर रहा था। उस दिन मैंने इसको यही पूछा, मैंने कहा क्या तेरे को समझ नहीं आ रही है क्या, आज तेरा फेस बड़ा डाउन है? तो कह रहा नहीं, आज ना कुछ ज्यादा प्रेशर वाला हार्ड कुछ स्टडी करी होगी, तो और एक नाइट पहले भी हम जैसे कहीं गए हुए थे, तो आज मैं इसलिए टायर्ड हूँ। अदरवाइज मैंने इसको ये भी पूछा, मैंने कहा कहीं तेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि तू गलत जगह चला गया, ये ज्यादा तेरे को प्रेशर लग रहा है? फिर मैं इसको ये बोलती थी जो होना है वो होना है, अच्छे के लिए होना है। इसलिए ये चीज के लिए मैंने आपको बताऊं मैं आज की, मैंने अपने कभी भी किसी बच्चे को भी फोर्सफुली ये नहीं कहा कि तुझे फर्स्ट आना है, तुझे इतने नंबर लाने ही है। नहीं, आप अच्छा पढ़ो, अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे दो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये मैं ऑलवेज बच्चों को सिखाती थी। एक दिन की बात मुझे याद आ रही है कि मैंने आदित्य को बोला था, एक्चुअली नो डाउट इनका बैच जो फर्स्ट बैच था वो काफ़ी आगे चल रहा था इन लोगों से, तो एक टेस्ट मैंने कंबाइंड रख दिया और मुझे भी ये मालूम था कि आदित्य अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है। तो मैं आदित्य को बोला, आदित्य अब ये दिखाने का टाइम आ गया है कि हाँ आदित्य भी कोई है बैच में। याद है आदित्य वो दिन? और आदित्य ने तो फाइनल में दिखाया कि वास्तव में आदित्य क्या है। नहीं तो आदित्य को मैं एग्जाम्पल देता, मेरे पास बच्चे एक से एक थे, बहुत मेहनती बच्चे। नहीं, ये तो बताता था, कहते थे मम्मी वेरी मतलब बहुत टैलेंटेड, जो हमारा बैच है बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, उसमें काफी एफर्ट्स भी करते हैं और मतलब एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव है, मतलब कंपटीशन देने में सब नंबर 1 है। मैम पूरी दिल्ली का कंपटीशन इस रूम में बैठा हुआ था। ओके, सच में देखो आपका कंपटीशन भी तभी हार्ड होता है जब आपके साथ वाला भी कंपेटिटर गुड हो। बिल्कुल, बहुत मजा आता है। ये तो मजा आता है। ये तो मैं अपना आपको एक शेयर कर सकती हूँ, जब हम 10th में थे तो उस टाइम पे हमारे बैचेस बने थे। उसमें ये था जैसे पूरी क्लास में 40 to 45 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे मतलब टीचर्स थे, उन्होंने कहा जब देखा कि हमें अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लाना है, तो उन्होंने बैच बना दिए थे, A, B, C और D, 4 बैचेस बनाए थे, जिसमें जो थोड़े बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे उन्होंने A में डाला कि इनको हम और अच्छा करेंगे तो ये बहुत अच्छे। और मैंने भी टॉप करा था अपने 10th में, तो मतलब मैं ऑलवेज A उसमें रहती थी। तो जो A वाले लेवल के थे, फिर B, C एंड D वाले वो थे जो ऑलवेज फेल होते थे। तो मतलब उन्होंने अपना रिजल्ट ये कहा था कि हमें फेल नहीं लाने बच्चे, उनको भी हम कुछ मेहनत करके उनको कम से कम पासिंग मार्क्स तो आए। तो उनको उस लेवल से वो एफर्ट देते थे। जो A वाले थे उनको बहुत हार्ड देते थे, तो उनका अपना रिजल्ट, जैसे यही चीज मैं बच्चों को सिखाती थी कि एक क्लास में एक बच्चा फेल होता है और एक बच्चा टॉप पे आता है, पर टीचर पढ़ाने वाला वही है, पढ़ाने वाला तो एक ही टीचर है ना। तो ये बच्चों आपका एफर्ट्स भी होता है, प्लस आपका वो होता है कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो अपनी स्टडीज में। आप जैसे बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो पेरेंट्स नॉर्मली चाहते हैं कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मेरा बच्चा उसी प्रोफेशन में जाए। जैसे एक बच्चा था मेरा सार्थक नाम का, वो USICT में है, तो उसके फादर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थे, तो उसने बोला कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ तो तुम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ। एक शिवम बचा था, उसने बोला कि मेरे फादर मैकेनिकल से थे, उन्होंने बोला कि मैकेनिकल में जाओ। तो कभी आपने नहीं सोचा कि मैं बिजनेस से हूँ तो ये मेरा बिजनेस संभाले? सर ऐसा है कि आज के टाइम जैसे बच्चे का जहाँ दिमाग चल रहा है तो उसको उसी की लाइन में छोड़ दो। आप उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, हम उसको फोर्स करें कि नहीं तू हमारे बिजनेस में आओ, आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस संभालो या इसका बिजनेस संभालो। उसका जहाँ मन है, बच्चे का जहाँ मन होता है, आप उसको उसी के माइंड में छोड़ दो तो वो काम करके दिखा देगा। अगर आप फोर्सफुली करोगे तो वो फिर माइंड उसका डाइवर्ट होगा, मैंने जाना कहाँ था, पापा ने कहाँ डाल दिया मेरे को। तो ये चीज़ काफ़ी वो रहती है कि बच्चे को जहाँ उसका मन है, इंजीनियरिंग में मन था, जहाँ उसने करा, आज टॉप में आ गया वहाँ, तो हम कहते हैं जहाँ बच्चे का मन है उसको छोड़ दो, करने दो।
जरूरी नहीं है बच्चे को, हर एक बच्चे को फोर्स करो आप कि आप हमारे बिजनेस में आओ, आप उसके बाद 10th के बाद या 12th के बाद आपने ये करना है। हम तो कहते हैं जहाँ बच्चे का मन हो वही करेंगे। आज जिस टाइम तुमको पता चला रैंक 1 के बारे में, सबसे पहले तुमको किसने बताया था? अभिषेक सर का फ़ोन आया था सर। अच्छा। फिर उसके 2 मिनट बाद आपका भी आ गया था। तो उस टाइम कैसी फीलिंग लगी कि तो उस टाइम तो सर फ़ोन आया, मैंने कहा ये तो झूठ बोल रहे मेरे को सर उस टाइम पे तो बिलीव नहीं हुआ था सर। तुम सो रहे थे क्या उस टाइम में? नहीं So- नहीं, सो नहीं रहे थे। ये अभी इसको मैं ब्रेकफास्ट दे के आई थी। अच्छा। और उस दिन थोड़ा हम रात को कहीं एक दिन पहले कहीं गए थे, तो लेट Okay. नाइट जैसे हो गया था, तो सुबह मॉर्निंग में ही लेट उठा। तो अभी जस्ट इसको ब्रेकफास्ट दे के आई, मैं दूसरे रूम में बैठी तो सर का कॉल आया। इसने हैंड फ्री करा, कह रहा मम्मा रिजल्ट आया है। मैंने कहा, तो सर एकदम बात कर रहे थे, आदित्य तुमने तो झंडे गाड़ दिए। मैं भी बड़े नॉर्मली सुन रही थी, मैंने कहा झंडे गाड़ दिए, क्या किया आदित्य ने? तो जबकि इतना माइंड नहीं था इतनी जल्दी रिजल्ट आ भी जाएगा। और सर ने एकदम बोला कि रैंक 1, तो आई जस्ट गॉट वाओ। मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा ये क्या है आदित्य? तो सर ने फिर मुझसे एकदम बात करी, मम्मा भी वही है, पापा भी। तो पापा की तो आंखों में इतने आंसू उस समय कि मतलब आप मतलब मान नहीं सकते कि उस टाइम ये कितना वो कर रहे थे कि वाओ मेरा बेटा फर्स्ट रैंक में आया है। तो एक बार तो बिलीव मुझे भी नहीं हुआ कि ये आदित्य आ सकता है, तो बट नहीं आया। नहीं, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक्चुअली इस बार आईपी ने थोड़ा सा डिले कर दिया था रिजल्ट में। तो हम लोग को ना इंतजार था, क्योंकि सर ने जैसे डिस्कस किया कि इस बार ना टॉपर्स का बैच था। मतलब आपने बताया कौन? हाँ, मतलब ये मान के चलिए कि इस बार ये नहीं पता चल रहा था कि कौन टॉपर निकल जाएगा। इनकी जो आंसर की आई, तो प्रिडिक्शन थी हमारी कि लगभग 3 बच्चे थे कि टॉप कौन कौन कर सकता है। एक तो आदित्य का था, एक साकेत का चल रहा था, और एक मयंक का चल रहा था। इनमें से कोई भी रैंक 1 हो सकता है। पहले मेरे को साकेत का पता चला, रैंक 4 का। उसके बाद और भी कॉल्स आई, फिर मेरे को मयंक का पता चला। आदित्य का मेरे पास एक्चुअली पीडीएफ नहीं था, तो मैंने क्या नाम है, नमन को बोला कि नमन एक मेरे को पीडीएफ शेयर करो ना एक बार। सर्च किया, सर्च करते के साथ ही आदित्य। अब आदित्य मिलते के साथ ही अब खुशी थी। अब उस खुशी को कई बार हम इजहार नहीं कर सकते, वो वाली फीलिंग थी कि पर खुशी है, बता नहीं सकते। मैंने तुरंत आदित्य को कॉल किया, आदित्य वहीं के वहीं शौक। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं सही रिजल्ट देख रहा हूँ ना। मैं भी एकदम बिल्कुल खामोश हूँ, आदित्य भी बिल्कुल खामोश है। बाद में लेकिन जब कॉल कटी तो मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, उस दिन खुशी का मतलब आपको वो एक्सप्लेन करने लायक चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी बहुत उस दिन बहुत मतलब इतना ब्लेस्ड थी कि भाई ये तो इसने बहुत अच्छा करा। आदित्य जब तुम आए थे तब तुमने क्या सोचा था कि मैं कितने रैंक तक पहुंच सकता हूँ? सर उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं, मतलब कि कितने रैंक पे आ सकता हूँ। तो कुछ 50 या 100 में तो सोचा था कि इतना आ सकता हूँ, बट 1 तो नहीं सोचा था सर उस टाइम पे। बिल्कुल एकदम ही शॉकिंग था मेरे लिए भी सर ये सुनना कि एकदम 1 आ गई। तुम्हारा अगले 5 साल का क्या टारगेट है? सर अभी तो मैंने जैसे अभी टारगेट देखा है कि कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाए बस। आईपीयू का वो तो है ही है कि मिल ही जाएगा अब सारे। तो वो जैसे बीटेक करनी है, अभी सिविल से करूँगा सर जहाँ तक मेरे को लगता है अभी। तो फिर बीटेक के बाद मैंने सोचा कि गेट का पेपर दे सकता हूँ, या फिर जैसे आईएएस का मैंने सोचा टारगेट। तो आईएएस के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा सर साथ साथ, क्योंकि मेरे अभी जैसे सिविल के काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं, तो इतना मेरे को लगता नहीं बीटेक में मेरे को दिक्कत होनी चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए मेरे को। तो फिर मैं साथ साथ ही प्रिपेयर करूँगा सर, जैसे कॉलेज में लास्ट ईयर या जैसे जैसे आएगा। तो आईएएस का मैंने सोचा अभी कि देना मैंने। तुमने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, जो वेंसडे और थर्सडे वाली क्लासेस होती थी, और सैटरडे संडे वाले में तुम ऑफलाइन में थे, मतलब वीक में 4 दिन क्लासेस लेते थे। तो तुमको क्या लगता है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए? सर ऑनलाइन के भी अपने प्रोज और कॉन्स हैं, और ऑफलाइन के भी अपने प्रोज और कॉन्स अलग ही हैं सर सबसे पहले तो ऑनलाइन का ये बेनिफिट बनता है कि आपको ट्रैवल का जितना टाइम वेस्ट होता है आपका वो बच जाता है सर। तो आप ऐसे सीधा मानो कि कम से कम 1 घंटा आपका बच जाता है आने जाने में। और सर ऑनलाइन में एक ये कौन है कि आप फोकस रह के नहीं बैठ सकते सर, उसमें आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो सर। उसमें एक स्टूडियस इन्वायरमेंट ही बनता, और आप अपने कॉम्पिटिटिव बच्चों से भी नहीं मिल सकते।
जैसे आप देखते हो ना कि अगर यार ये आंसर दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए, तो वो एक मोटिवेशन नहीं मिलती सर, उसमें एक वो कमी रहती है ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में ये थोड़ी पूरी हो जाती है। और ये ऑफलाइन या ऑनलाइन तो बच्चे पे डिपेंड करता है सर पूरा, कि उसकी कितनी सीरियसनेस है उस टाइम पे, और वो कितना स्टूडियस है, कितना कॉन्फिडेंट है उस सब्जेक्ट को लेके। कि जैसे वेडनेसडे थर्सडे जैसे आपने बताया, तो वो मैकेनिक्स का सेक्शन होता था उस दिन सर, तो मैं उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट था कि मैकेनिक्स तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, तो मेरे को ऑनलाइन ले सकता हूँ मैं बहुत आसानी से। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि इंस्टेड मैं जाऊँ वहाँ पे फिर आऊँ, तो मैं वो 2 दिन ऑनलाइन लेता था सर, बाकी रीजनिंग की और मैथ्स की मैं ऑफलाइन लेता था पूरे दिन। अच्छा, जैसे तुम खुद सिविल से थे, लेकिन जो बच्चे सिविल से नहीं हैं या फिर मैकेनिकल से नहीं है, जिन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा है, मतलब मैकेनिक सेक्शन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलता था वेडनेसडे और थर्सडे को, तो उन बच्चों को, जो बच्चे पढ़े ही नहीं है, तो उन बच्चों को ऑफलाइन लेना चाहिए या फिर ऑनलाइन लेना चाहिए? उन्हें तो सर मैं बोलूँगा ऑफलाइन लेना चाहिए। वैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि आप भी सर रीड कर सकते हो उनके माइंड को, या आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो कि इसको समझ आया नहीं आया, तो एक वो बेनिफिट मिलता है सर। ऑफलाइन में आप बहुत बेझिझक होकर डाउट भी पूछ सकते हो। जैसे मेरी आदत है, मेरे को काफ़ी सारे डाउट रहते हैं हर चीज़ में, तो मैं जो चीज़ सोचता हूँ कि अपनी अगर कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसमें अपने सारे डाउट क्लियर कर रखूँ। तो फिर मेरे को ये होता है कि ऑफलाइन में मेरे को एक ये बढ़िया चीज़ लगती है कि मैं काफ़ी आसानी से डाउट पूछ सकता हूँ, कोई सारे कंसेप्ट मेरे अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, और अगर कोई चीज़ छूट भी जाती है तो आपसे क्लास ओवर होने के बाद आगे पूछ सकता हूँ सर। तो तुम्हें कभी लगा था यहाँ पर ऑफलाइन में बैठे बैठे कि कुछ बच्चे अपने डाउट पूछते थे ऑनलाइन में भी, तो ये डाउट मैं भी पूछ सकता था ऑनलाइन में, तो मैंने ऑनलाइन बैच को नहीं ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा तुमको कभी फीलिंग आई थी? नहीं सर, ऐसी तो नहीं थी। मतलब जब ऑनलाइन होता था मैं आ जाता था। जैसे ये सोम का सेक्शन था, तो ये मेरे कमांड में था सर, ये इसमें मेरे को था कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते तो बेटर रहेगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें थोड़ा टाइम डिवोट करना सही रहता सर उस टाइम पे। तो मैं इसलिए ऑनलाइन नहीं प्रेफर किया मैंने उस टाइम पे, तो मैं ऑफलाइन ही आता था सर मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मैथ्स का जो टॉपिक था और रीजनिंग में जो जितना था वो ऑफलाइन करता था सर मैं। तो सारे सेक्शंस में से सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन तुम्हारा कौन सा? मैकेनिक्स थी एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरी, और जो रीजनिंग थी और क्वांट थी, तो वो तो मेरे को 200 नंबर थे कि हाँ ये तो है अपने पास। टेस्ट सीरीज को लेकर तुम क्या बोलना चाहोगे? टेस्ट सीरीज तो सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग में आप उससे एनालाइज कर सकते थे पूरा पेपर, तो मेरे को भी स्टार्टिंग में जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे को लगता था यार टाइम काफ़ी ले रहा हूँ मैं, कि 15 मिनट का टेस्ट होता था तो 10 क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती थी उसमें, तो मेरे 1-2 क्वेश्चन छूट जाते थे। फिर मैंने उस पर टाइम वर्क किया, कंसेप्ट अपने और क्लियर करे और डिफरेंट फार्मूलेस देखे सर, तो मैं उस पर भी काम करता था कि कोई दूसरे मेथड से हो जाए जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे देखे भी मेथड, और मैं इस पर भी काफ़ी वर्क करता था सर। और टेस्ट सीरीज सर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि वो सर एक ब्रीफ होती है कि आपको ये चैप्टर आता नहीं आता। जो मिशन की टेस्ट सीरीज थी उसका लेवल तुमको कैसा लगा IPU के एग्जाम के हिसाब से? सर वो तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था लेवल, जैसे पेपर में आते हैं उसमें वैसे ही एकदम फॉर्मेट था सर। फॉर्मेट तो एकदम सही बोलूँगा मैं कि जितना बच्चों को करना चाहिए उतना ही वाला था, उससे ऊपर नहीं था उससे नीचे नहीं था सर। टेस्ट देने के बाद तुम टेस्ट को एनालाइज करते थे, और अगर करते थे तो तुमको क्या लगता है कि टेस्ट को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एनालाइज करना होता है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एनालाइज करना में आपको पता चल जाता है कि हाँ ये क्या हो सकता था आंसर इसका और मैंने क्या लगाया है। यही टॉपर की खास बात है। नॉर्मल बच्चा टेस्ट देना इंपॉर्टेंट समझता है, और टॉपर बच्चा टेस्ट को देने से ज़्यादा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट समझता है। और जबकि इसको मैं कई बार ये बोलती थी कि अब दे दिया ना उसको मत देख, जबकि ये देखता था, ये कहता था कि मुझे चेक करना है कि मैंने कितना वो गलत करा है कितना सही करा है। मैंने कहा तो उतना टाइम वेस्ट करेगा उससे बेटर तो अपना अगली की पढ़ाई कर, बट नहीं, इसने पहले वो एनालाइज कर। मतलब मुझे भी इसको समझने में कि ये टॉप कर सकता है एक लंबा टाइम लग गया था। और देखिए टॉप 20 में पहुंचना और एक रैंक पहुंचना दोनों डिफरेंट चीज़ है। टॉप 20 में तो पहुंचने का मुझे आइडिया था, और बहुत पहले आइडिया लग गया था कि टॉप 20 में तो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब इसने फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट किया ना, तब इसने पूरे बैच को और पूरी मिशन इंजीनियरिंग को हिला दिया था। बैक टू बैक तीनों टेस्ट में इसने टॉप मारा, फुल लेंथ टेस्ट में। ओके। और जब तीसरा टेस्ट में टॉप मारा ना, अभिषेक सर को मैंने उसी दिन बता दिया था कि सर आदित्य कुछ भी कर सकता है।
अब फाइनली रिजल्ट में पता चल गया कि कुछ भी कर दिया इसने। सबसे बड़ा कंपटीशन मिशन की क्लासरूम से ही था कि मतलब मैंने ही नहीं, मतलब बहुत बच्चों ने कह दिया था मुझे कि सर रैंक 1 यहीं से आने वाला है। अब कौन कर जाएगा ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, क्योंकि लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे थे जो टॉप 1 के लिए फाइट कर रहे थे। ओके, मतलब ऐसा सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब ऐसी फाइट करने वाले बच्चे थे, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब 2 शेर आपस में लड़ रहे हो, और वही चीज ना ऑनलाइन में नहीं मिलती है। ऑनलाइन में यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन में एक तो आपको कंपटीशन नहीं समझ आता कि आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और कुछ ना वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट आप करते हो। और जब ऑफलाइन में आपको थोड़ा सा टीचर का भी डर होता है, एक आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन, मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो बच्चे करने वाले हैं, जिसने करना है उसने ऑफलाइन भी कर लेना, जिसने नहीं करना ऑनलाइन वाले भी बैठे। एक राजस्थान का बच्चा है मेरे पास, हेमंत कुमार शेरवाल, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी, और उसने लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास ज्वाइन किया होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और उस बच्चे की 19th रैंक आई है। ओके, हाँ, ऑब्वियस बात है, राजस्थान का बच्चा ऑफलाइन तो ज्वाइन नहीं कर सकता है कि उसको डिप्लोमा भी करना है, और बेचारा सिंसियरली लगा रहा, और 19th रैंक भी बेकार नहीं होती है, मतलब बहुत अच्छी रैंक होती है। और इतने जहाँ इतने खुंखार बच्चे बैठे हुए हों कंपटीशन देने के लिए, तो मानूंगा कि हाँ, नो डाउट बहुत। और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, और मैं पर्टिकुलर एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इस बैच के लिए बनाना चाहूँगा कि दिस वाज माय लाइफ टाइम फेवरेट बैच। इतना प्यारा बैच था, इतना प्यारा बैच था, मतलब विद आदित्य एंड ऑल जितने बच्चे थे, जैसे जैसे मैं बोलता गया वैसे वैसे फॉलो करते गए। और जब मैं होमवर्क दिया, कभी कभी ऐसा ही मन क्या किया, डांटा भी पड़ा मुझे एज ए टीचर, मुझे सब कुछ सारे रोल दिखाने पड़ते हैं, तो उन बच्चों ने मुझे सहा भी। और इन सब चीज़ों को लेकर के मैं बोलना चाहूँगा कि इतना प्यारा बैच था ना, इतना प्यारा बैच था, मतलब पता नहीं मुझे आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे उन सब बच्चों की चेयर्स और वो बच्चे मुझे बैठे हुए याद आते हैं नए वाले बैच में, कि यहाँ पर वो बच्चा बैठता था, यहाँ वो बच्चा बैठता था, यहाँ वो बच्चा बैठता था, तो ऐसा लगता है कि मतलब बिछड़ गए हैं मुझसे, अब फैमिली मेरे पास वापस आ जाए वो लोग, वो वाली मुझे फीलिंग आती है। इतना प्यारा बैच था ये, पता नहीं मैं दोबारा से ऐसा बैच निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, आई डोंट नो। नहीं, यू आर अ गुड मेंटर और अच्छे आप सर हो, तो आपको आगे भी ऐसे बैच मिलेंगे। और होप हमारी तरफ से तो हमेशा ये है, सबको रिकमेंड करेंगे कि आप मिशन इंजीनियरिंग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए, आपके मुंह से 2 वर्डिंग्स जो बच्चों के लिए पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए कि बच्चा बहुत अच्छा कर सके लाइफ में, पेरेंट्स के लिए 2 सेंटेंस। ये मम्मा ही बताएगी। इसके लिए तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों को हेल्दी फूड दो, जंक फूड से बचाओ, और घर का एटमॉस्फेयर ऐसा रखो कि वो बच्चा एक अच्छी जगह बैठ के प्रॉपर पढ़ाई कर सके, और थोड़ी डिस्टर्बेंस उसको कम दो, और फोकस, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाओ। सबसे बड़ी बात ये है जो मैं अपने बच्चों को शुरू से सिखाती हूँ कि ये टाइम दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूँ, पेरेंट्स के लिए, कि सबको अपना पूरा बच्चों को समझाना पेरेंट्स के हाथ, और कुछ टाइम जरूर दो, उनकी बात जरूर सुनो। सबसे पहले एक बार मैंने काउंसलिंग भी ली थी जब ये आदित्य 9th या 10th में था, तो एक मैंने इसको तब मिशन 100 था, मिशन 100। अच्छा ये देखो इसकी लाइफ का मैं आपको ये बता रही हूँ कि मिशन जिधर भी नाम है ना, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है। इसको 9th 10th में भी जो मैंने स्टडीज दिलवाई थी मिशन 100 से वहाँ काउंसलिंग हमें मिली थी, तो उसमें यही बताया था कि पेरेंट्स ना आज इतनी लाइफ में बिजी हैं पैसा कमाने में कि उनको बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बट अपने बच्चे को कम से कम एक ½ एन आवर जरूर दो कि वो आपको अपनी बात समझाए या आप उनको कुछ बात बताओ। मैं तो यही सब पेरेंट्स के लिए बोलूँगी कि बच्चों के लिए अपना टाइम निकालो। सबसे प्रेशियस हमारे बच्चे हैं, उसके बाद हमारे लिए पैसा या कुछ जो भी आगे है। आदित्य, तुम क्या बोलना चाहोगे 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए
कि उन्हें क्या फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, कोई 3 पॉइंट। जैसे अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, पूरा 1 साल का टाइम है सर, आप दोनों भी हो साथ में तो बढ़िया हो जाएगा सर। उनके पास अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो अभी जो उनका सबसे पहले वीक है ना, तो उस पर उन्हें फोकस करना चाहिए। जैसे मैथ्स का पोर्शन है, जो मैथ्स उन्हें अपनी बहुत बढ़िया कमांड में हो जानी चाहिए, और जो मैकेनिक्स का पोर्शन है सर। और अगर जो मैं लास्ट टाइम पे उन्हें बोलूँ कि लास्ट के 1-2 महीने जब बच जाएँ, तो उन्हें उस पर ही फोकस करना चाहिए जो उनके कमांड में है सर। जैसे मैंने अपने पे मैकेनिक्स पे जैसे फोकस किया, तो मैं बीच में हुआ था सर डिस्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको ही बोला था कि कंप्यूटर का ऐसे कर लेता हूँ मैं, या फिर मैथ्स का और फोकस कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे कुछ शायद 1 महीना ही बचा था सर। तो फिर उस टाइम पे आपने बोला था कि नहीं, मेरे को उस पर ही फोकस करना चाहिए अभी, जो मतलब जो मैं अचीव कर सकता हूँ जल्दी। जैसे वो फिर मैकेनिक्स का पोर्शन मैंने करा, सोम का पोर्शन बढ़िया था मेरा सर। तो उस पर जो मतलब आप कर सकते हो पहले उस पर फोकस करो, और सर जो डेली होमवर्क मिल रहा है वो तो ज़रूर करो, और अपने आप से भी एक थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा करोगे तभी बना होगा। मैम एंड सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रीशियस टाइम। मतलब आप लोगों के पास नो डाउट बिजनेस में टाइम नहीं होता है, उसके बावजूद इतना टाइम निकालना हम लोग के लिए और आगे आने वाले बच्चों के लिए, इट्स रियली हार्टली थैंकफुल टू यू। सर थैंक यू आप सबका, जो आपने इतना अच्छा बच्चों का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है स्टडीज़ के लिए, और आगे भी बच्चे आपके पास अच्छे आएँ, ये हमारी गुड विशेज़ है आपके साथ। और आगे आपका नाम और अच्छा हो, मिशन इंजीनियरिंग टॉप पे ही रहे, ये हमारी बेस्ट विशेज़ है। आदित्य टॉप पे तो कर ही दिया है। तो आपकी वजह से, या अपनी जो थोड़ा उसने अपना भी डेडिकेशन दिखाया जो भी करा, बट मैं ये कहती हूँ कि देखो, करने वाले से सिखाने वाले का ज़्यादा रोल होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आपको मेंटर अच्छे मिल जाए, टीचर अच्छे मिल जाए, तो वो आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, ये बच्चे सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सर, मेरे को भी, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ अपना, तो मेरे हर जगह मेरे को जहाँ भी गया हूँ मैं, तो मेरे को मेंटर बहुत अच्छे मिले हैं सर। जितने भी मेरे को प्रोफेसर मिले अपने कॉलेज की बात करूँ, चाहे अगर जैसे पूसा कॉलेज की बात करूँ, तो वहाँ की भी सारी फैकल्टी बहुत बढ़िया है सर। सिर्फ फैकल्टी के नाम पे मैं उन्हें बिल्कुल रिकमेंड कर दूंगा कि हाँ, बिंदास पूसा चले जाओ, और सिविल ब्रांच में स्पेशली क्योंकि वहाँ की इतनी बढ़िया फैकल्टी है सर। इनफैक्ट उन्होंने जो लास्ट के जैसे 6th सेमेस्टर में था मैं, तो हमारे मेरे प्रोफेसर ने मेरे को पर्सनली भी बोल दिया था कि आप कोई बात नहीं बेटा, आप अपने वहाँ पे फोकस करो। जैसे लेटरल एंट्री में मैं आपके यहाँ से अटेंडेंस संभाल लूँगा, मार्क्स संभाल लूँगा। इतना बहुत बड़ी बात होती है सर बोलना। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका